जय हिंद साथियों। मैं हेमानंदा गौरी लॉ स्कूल सीजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय की अवधारणा के बारे में। तो इसके पहले हमारे कुछ सवाल हैं कि क्या है नैसर्गिक न्याय, या जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक विधि, सार्वभौमिक विधि। तो वह क्या होती है? क्या आपके साथ कभी भी किसी मामले में पक्षपात हुआ है? पक्षपात मतलब कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि किसी मामले में आपके साथ अन्याय हुआ है। तो क्या आपके साथ पक्षपात हुआ है? क्या किसी मामले में आपके पक्ष को सुना गया या नहीं सुना गया, अर्थात किसी मामले में आपको सुनवाई का अधिकार मिला या नहीं मिला? तो इन सारी बातों को लेकर हम चलते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि नैसर्गिक न्याय होता क्या है। तो जो नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में है कि नेचुरल जस्टिस जो शब्द है वह निकला है आपका जस्ट नेचुरल से। ठीक है, यह आपका क्या है, एक रोमन लॉ के सिद्धांतों के तहत या रोमन लॉ से संबंधित होता है। अब इसमें बातें क्या आती है कि जस्ट नेचुरल मतलब कि आपके साथ न्याय की बात चल रही है। तो नैसर्गिक न्याय क्या है कि एक ऐसी धारणा के तौर पे है या इसकी एक ऐसी संकल्पना की बात हम कर सकते हैं जिसके तहत क्या है कि इसे हम प्राकृतिक विधि, दैवी विधि या न्याय की अवधारणा माने या एक सार्वभौमिक न्याय के तौर पे इसको जान सकते हैं। अब ये जो नियम है या जो आपका नेचुरल जस्टिस की जो बातें चल रही है वो क्या है आपका, कि यह मनमानी जो प्रक्रिया होती है के विरुद्ध क्या न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के न्यूनतम संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित किए गए हैं। कि मनमानी प्रक्रियाओं से क्या है, व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना, या ऐसा कहा जा सकता है कि मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के तौर पे। विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के तौर पे अब इसको हम समझते हैं। मनमानी प्रक्रिया अर्थात कि आपका कोई मामला उठा और उस मामले में आपकी तरफ से कोई जो भी कार्रवाई हुई उसमें आपका उचित ज्ञान नहीं रहा, या फिर आपको सुनवाई का पर्याप्त मौका नहीं मिला, या आपको सुना ही नहीं गया। जब तक किसी मामला जो आपसे संबंधित है आपके द्वारा उसको अगर उसमें उसकी सुनवाई नहीं होगी तो आपको जो न्याय है वह आपको मिल नहीं पाएगा, चाहे उस सुनवाई के पश्चात वह पक्ष में आपके हो चाहे आपके विरुद्ध हो। लेकिन आपको अगर सुनवाई का मौका मिलता है तभी आपके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप वह कार्य हुआ है। अब इसमें जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 का मामला था, इसमें बताया गया है कि यह जो सिद्धांत है वो मानववादी सिद्धांतों के अनुरूप है, अर्थात कि इससे विधि में निष्पक्षता प्रदान होती है। कि जब आपको नेचुरल जस्टिस की बात चल रही है तो यह देखिए ये प्राकृतिक विधि से लिया हुआ है, और इसका जो उद्देश्य क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ मिसगैरेज ऑफ जस्टिस। कि कभी भी जब हम न्याय की अवधारणा की बात करते हैं या न्याय की बात करते हैं तो उससे क्या है, आपको संरक्षण प्रदान किया जाए कि आपके साथ कभी भी अन्याय ना हो किसी भी मामले में। तो इसका यही पर्पस रखा गया है। अब ये जो हमने मेनका गांधी की बातें कही, तो मेनका गांधी में इसे मानववादी सिद्धांत के तौर पे देखा गया कि प्रत्येक मानव का ये अधिकार है कि उसके संबंधित किसी भी मामले में उसको क्या है, सुना जाए, उसकी बातों को रखा जाए और उसके पश्चात वह कार्यवाही हो। तो हम देखते हैं कि क्या इसके सिद्धांत अब जब बात कर रहे हैं रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस की या नैसर्गिक न्याय के नियमों की, तो इसमें जो मुख्य रूप से 3 बातें हमारे पास आती है जो आपकी जस्ट नेचुरल से ली गई है। पहला आता है रूल अगेंस्ट बायस या पक्षपात के विरुद्ध नियम। दूसरा आता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम या दूसरे पक्ष को सुनो, या जिसे कहा जाता है सामान्य भाषा में सुनवाई का अधिकार। और यह 2 चीज़ें जो आपकी है रोमन लॉ से निकली हुई है या इंग्लिश लॉ से प्रेरित है। और ये जो तीसरी आपके पास है रीजनल डिसीजन या सकारण निर्णय, यह आपकी जो रिसेंट जो मामले होते आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में या आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, तो इनसे ये चीज़ों को लिया गया है। अब हम समझते हैं कि क्या होता है पक्षपात के विरुद्ध नियम। तो इसमें देखते हैं रूल अगेंस्ट बायस या पक्षपात के विरुद्ध नियम। इसमें कहा गया है कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन मैटर, यह स्वयं निर्णायक नहीं होगा अपने ही मामलों में। और दूसरी बात है कि स्वयं कि कोई मामला अगर स्वयं के हित में से जुड़ा हो तो उसमें क्या है, वह पक्षपात की भावनाएं आ जाएंगी। अब जैसे हम समझते हैं कि एक व्यक्ति है, वह मान लीजिए जज है,
अब कोई मैटर हुआ बी के साथ संबंधित, तो वह मैटर अगर उसी जज के पास आता है जो ए से संबंधित है, तो वहाँ पे अगर उसने जजमेंट दिया या निर्णय दिया, तो वह क्या होगा, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आ जाएगी वो पक्षपात की भावना या बायसनेस वहाँ पे शामिल हो जाएगी। इसलिए इसको पक्षपात के विरुद्ध नियम के अंतर्गत रखा गया है। फिर दूसरी बात है कि स्वयं का हित हो, अर्थात अगर किसी व्यक्ति का स्वयं का हित उससे जुड़ा हुआ है तो वह अपने हित को सर्वोपरि रखकर वह अन्य के हित को क्या करेगा, अतिक्रमण कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वह रूल अगेंस्ट बायसनेस की बात चालू हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार के बायसनेस हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत बायसनेस होता है या व्यक्तिगत पक्षपात होता है। धन संबंधी पक्षपात होता है कि कोई व्यक्ति क्या है अपने कार्यवाहियों में किसी अन्य व्यक्ति को धन दे देता है, तो इससे क्या होता है कि वह उसके मामले की सुनवाई जो व्यक्ति धन दिया है उसी पर करता है। फिर यह विषय वस्तु से संबंधित पक्षपात हो सकता है। फिर आपका हो सकता है विभागीय पक्षपात की, जो कई विभाग होते हैं तो अपने विभाग की बातों को लोग पहले समझते हैं, तो यह सारी चीज़ें। फिर नीति संबंधी पक्षपात, इस प्रकार के पक्षपात हमारे साथ होते आते हैं समय समय के साथ। फिर हम देखते हैं दूसरा ऑडियल ट्रम पार्टम या दूसरे पक्ष को सुनो, तो यह आपको प्रदान करता है सुनवाई का अधिकार। अब ये सुनवाई का अधिकार क्या है कि प्रत्येक मामले में आपको दो बातें शामिल होनी चाहिए। एक तो आपको सुनवाई का, टू बी हियर, और दूसरा है आपको सूचना, अर्थात कि आपको जब सुनवाई का अधिकार कब मिलेगा कि आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाए और उसकी पर्याप्त रूप से आपको सूचना प्रदान की जाए, तब आपको क्या होगा कि दूसरे पक्ष को सुनो या फिर सुनवाई का अधिकार, आपका ये संकल्पना पूरी होगी। अब इसमें बातें क्या है कि नैसर्गिक न्याय के नियम में अपेक्षा की जाती है कि किसी बात के पक्षकार को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह उस प्रासंगिक जो साक्ष्य को प्रस्तुत करे जिन पर वह विश्वास अथवा निर्भर करता है, या विरोध पक्ष का साक्ष्य ऐसे पक्षकार की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए, उसे यह अवसर मिलना चाहिए कि वह दूसरे पक्ष द्वारा परीक्षित किए गए साक्ष्यों का परीक्षण कर सके, और तब तक किसी सामग्री पर ऐसे पक्षकार के विपरीत भरोसा न किया जाए जब तक कि ऐसे पक्षकार को उसे परीक्षित करने का अवसर प्रदान न कर दिया जाए। अर्थात कि यदि आपके से संबंधित कोई मामला जुड़ा हुआ है तो आपको सुनवाई का पर्याप्त अधिकार दिया जाए, और उस सुनवाई के क्या है कि आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं या जो भी आपके पास साक्ष्य हैं वह उसको प्रस्तुत करने का आपको मौका मिला जाए। तो यह सारी चीज़ें आपकी आती है ऑडियल्ट्रम पात्रम या सुनवाई के अधिकार के अंतर्गत। अब जो तीसरी बातें हैं रीजनल डिसीजन या सकारण निर्णय, तो आपको किसी भी मामले में, जो भी मामला में आपके प्रति या आपके खिलाफ या आपके अंतर्गत कोई निर्णय आता है, तो उससे संबंधित कारणों को जानने का आपको अधिकार है, चाहे वह मामले में आपके पक्ष में आए या आपके विपक्ष में आए, लेकिन आपको उसको जानना अति आवश्यक है कि इस निर्णय के पीछे के कारणों को जानना आपके पास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के साथ जाना जाता है। और इसका जो है आपके जो रिसेंट के जितने भी आपकी जो वर्तमान जो घटनाएं घट रही है उसके माध्यम से क्या है संविधान में और प्रशासनिक विधि में इस चीज़ को जोड़ा गया है। इस तरह हमारे पास 3 सिद्धांत हैं जो रूल्स हैं, वो रूल अगेंस्ट बायसनेस है, दूसरा है आपका ऑडियल्ट्रम पार्टम या दूसरे पक्ष को सुनो, और तीसरा है आपका रीजन डिसीजन या फिर सकारण निर्णय, निर्णयों को जानने की क्षमता। अब हम बात करते हैं नेचुरल जस्टिस इन इंडिया या भारत में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों। तो भारत में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत या इसके विकास, जो इसका विकास है वो रूल ऑफ लॉ के तहत हुआ है, विधि के शासन के साथ हुआ है, जिसकी आपने जब संविधान पढ़ेंगे तो उसके आर्टिकल 14 में इस बातों को दिया गया है। और भारत में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया के अब अंग बन चुके हैं। तो उसके तहत जो अंग बन चुके, जो हमने पूर्व में चर्चा की 3 बातें, कि आपके साथ किसी भी मामले में कोई भी पक्षपात नहीं होगा, अर्थात आपको पक्षपात के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा, आपको सुनवाई का उचित मौका दिया जाएगा, आपको उसकी सूचना दी जाएगी। तीसरा, आपको कोई भी जो निर्णय होगा उससे संबंधित उसके कारणों को आपको बताया जाएगा कि यह निर्णय किस कारणों से आया है। एक कैम्प्रक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का, इस मामले में बताया गया कि नैसर्गिक न्याय की संकल्पना में क्या है कि कई जो अभी के वर्षों में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं, और यह पूर्व में सोचा जाता था कि इसके 2 नियम सम्मिलित है, अर्थात कि कोई भी विनिश्चय युक्तियुक्त सुनवाई के बिना नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जो तीसरा न्याय आया कि न्यायिक कल्प के मामलों में विनिश्चय सद्भावपूर्वक बिना पक्षपात के होना चाहिए, ना कि मनमाना अथवा अयुक्तियुक्त ढंग के लिए होना चाहिए।
फिर आपका जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का मामला था, इस मामले से क्या आया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों में एक नया विस्तार आया। और इन विस्तारों से क्या है कि प्रत्येक जो भी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती है, जितनी भी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती है, उन सब में क्या है, आपको नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक विधि या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को आपको पालन करना आवश्यक है। और न्यायालय का ये कार्य है कि नैसर्गिक न्याय को मौलिक अधिकारों की हैसियत नहीं प्रदान किया है, लेकिन इस प्रकार विधायिका को इस शक्ति को आरक्षित रखा गया है जिसके द्वारा वह इन नियमों की आवश्यकताओं को समाप्त कर सकती है। किंतु इन नियमों को अब संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आवश्यक अंग मान लिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि ये नियम अब मौलिक अधिकार के बहुत ही करीब आ गए हैं। तो हम बात कर रहे थे नेचुरल जस्टिस की, जो कि हमारे कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स में तो दिए नहीं गए हैं, लेकिन आर्टिकल 20 का जब जो विस्तार हो रहा है, उससे क्या हुआ कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना एक अवधारणा बन गई है अब न्यायालय की। अब आप किन क्षेत्रों में या किन बातों में नैसर्गिक न्याय के नियम की मांग नहीं कर सकते, या एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या नैसर्गिक न्याय के वह अपवाद जिन मामलों में आप नैसर्गिक न्याय की बातों को शामिल नहीं कर सकते। पहला है आपका विधायी कार्यों में अपवर्जन से संबंधी। तो यह क्या है कि नैसर्गिक न्याय के नियम को लागू नहीं किया जाता कब, जब प्रशासनिक कृत्य विधायिक रूप से चित्रित किए जाते हैं, अर्थात यह सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि प्रशासनिक प्राधिकारी नियम के बनाने में नोटिस और सुनवाई प्रदान करने हेतु आबद्ध नहीं है, जब तक कि कानून उनके लिए व्यवस्था नहीं करता। किंतु कठिनाई तब उठती है जब सरकार आदेश जारी करती है, और यदि आदेश प्रशासनिक है तो सुनवाई का नियम आकर्षित होगा, किंतु यह वह विधायी है तो सुनवाई का नियम आकर्षित नहीं होता है। फिर आपका जब आपात के उपबंध लगते हैं, तो आपात की स्थिति में सूचना और सुनवाई की अपेक्षा अभिमोचन को किया जाता है, अर्थात कि क्या आपको सूचना सुनवाई को न देके तुरंत ही फैसले कर दिए जाते हैं। तो उस समय आप इसकी बात को नहीं कह सकते कि आपको नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आपको सुनवाई का मौका नहीं मिला। फिर तीसरी बातें हैं एक्सक्लूजन इन पब्लिक इंटरेस्ट, जब लोकहित के अपवर्जन में सुनवाई और जो सूचना की बात हमने कर रही थी, ठीक है, तो जहाँ पर क्या है कि लोक सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य और लोक नैतिकता की बात होगी, वहाँ पे कार्रवाई क्या है, तुरंत होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या है कि आप नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना हो सकती है या उसको अपवाद माना जाता है। जैसे आग बुझाने के लिए संपत्ति को गिराना, या कोई पौधे या पशु का नाश करना, या कोई जो अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री है उसका विनाश करना, तो ऐसी बातों के लिए बिना सुनवाई के ही कार्य को कर दिया जाता है, कार्रवाई कर दी जाती है। फिर आपका जो चौथा है वह है अव्यवहारिकता में अपवर्जन। तो ये कहता है एक्सक्लूजन इन इनप्रैक्टिबिलिटी की बात करता है। तो नैसर्गिक न्याय के नियम को लागू करने में न्यायिक दृष्टिकोण सिद्धांत पक्ष पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान रखना है। जहाँ संबंधित व्यक्तियों की संख्या काफ़ी बड़ी होती है, वहाँ न्यायालय इनकी सबकी सुनवाई पर आग्रह नहीं करता है। कि जब इनप्रैक्टिबिलिटी की बात है या अव्यवहारिकता की बात है, कि आप जब सुनवाई की बातें हैं तो 100 लोगों की सुनवाई एक साथ अगर करनी है तो आप क्या है, सबको नहीं सुन सकते। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, नैसर्गिक न्याय की अवहेलना हो सकती है। फिर है आपका शैक्षणिक मूल्यांकन या एक्सक्लूजन इन एकेडमिक एवोल्यूशन। तो जब भी क्या बोलते हैं, किसी शिक्षण संस्थान में किसी विद्यार्थी को उसके शैक्षणिक मूल्यांकन के आधार पर निकाला जाता है, तो यहाँ पे क्या है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को लागू नहीं करवा सकता है। फिर हम बात करते हैं अंतिम, तो अंतरिम अनुशासिक कार्यवाही में अपवर्जन, एक्सक्लूजन इन इंतरिम डिसिप्लिनरी एक्शंस के बारे में। तो जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही निवारक प्रकृति की होती है, अर्थात अवरोध प्रकृति की होती है, वहाँ पे नैसर्गिक न्याय के नियमों को लागू होने से अपवर्जित किया जा सकता है। तो यदि आपको, तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe the channel and join our membership program. Thank you.